नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल इन्हेंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूज़ के बारे में। दीपोर बिल के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। ये फिगर देखिए, दीपोर बिल है। दीपोर बिल है क्या? असम का जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी शहर है, उसमें एक आर्द्र भूमि है, उसमें एक स्थित आर्द्र भूमि है। ये चर्चा में क्यों आ गई है? चर्चा में इसलिए आई है कि मानव जनित खतरों का ये सामना कर रही है, क्योंकि इसे संरक्षण में रखा गया है, फिर भी मानव गतिविधियों के कारण ये खतरे में आ गई है। संबंधित जो स्वदेशी है, स्वदेशी रूप से इसे बिल कहा जाता है। यह आर्द्र भूमि एक झील है, आर्द्र भूमि एक झील है दीपोर बिल। स्वदेशी नाम इसका बिल बोलते हैं स्थानीय रूप से। जो वहाँ के जो कल्चर्स है, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, उसे यह दर्शाता है जो बिल शब्द है। तो आइए जानेंगे। आर्द्र भूमि के साथ साथ स्थायी रूप से सह अस्तित्व के प्रयास में जो स्थानीय महिला हैं, वहाँ की, इस बिल से उनका आजीविका भी जुड़ा है। इस बिल से उनका आजीविका भी जुड़ा है। तो आजीविका किस रूप में जुड़ा है? ये देखिए, जलकुंभी दिख रही ना, हरे हरे ग्रीन कलर की जलकुंभी, ये इसे वहाँ से कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के बाद इसका कागज बनाती हैं। इसका क्या बनाती हैं? कागज, जिसे जलकुंभी कागज के रूप में, यानी कुंभी कागज के रूप में जाना जाता है। इसे कुंभी कागज के रूप में जाना जाता है। ये जो जलकुंभी है, इसे इसकी इंग्लिश नाम की बात करें तो इसे वाटर हाइसिंथ भी बोला जाता है। ये जो कागज़ है, सबसे पहले तो जो कागज़ है बायोडिग्रेडेबल कागज़ है। ये आसानी से पर्यावरण में, मतलब आसानी से ये डिग्रेड हो सकता है। ये मतलब जैसे पॉलिथीन और अन्य कागज़ है उसकी अपेक्षा काफ़ी बेटर भी है। तो इससे आजीविका का साधन भी जुड़ा है दीपोर बिल में। तो ये असम में लोकेटेड है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट, इस बिल के बारे में और जानकारी अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले असम के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये है दीपोर बिल, फिगर में देखिए, यह है दीपोर बिल्स। असम के गुवाहाटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है दीपोर बिल। यह न केवल सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बल्कि यह राज्य का एकमात्र रामसर स्थल भी है। ध्यान रखिएगा, जो असम है, असम का एकमात्र जो रामसर स्थल है दीपोर बिल ही है। इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी एरिया के रूप में भी इसे घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये बर्ड क्षेत्र भी है, बर्ड क्षेत्र भी इसे घोषित किया गया, मान्यता इसे मिली है। यह कभी ब्रह्मपुत्र नदी का जल चैनल हुआ करता था, लेकिन अभी इसे आर्द्र भूमि के रूप में संरक्षित किया गया है। रामसर साइट स्थल भी है। और भी असम के अंतर्गत कुछ नेशनल पार्क हैं, उसके बारे में जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिसके बारे में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन पूछते रहते हैं। रायमोना नेशनल पार्क है, ये भी असम में स्थित है। फिर उसके बाद मानस नेशनल पार्क है असम में, औरंग नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, कांजीरंगा नेशनल पार्क है, प्लस उसके बाद दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, प्लस उसके बाद डिब्रू सेखावा नेशनल पार्क है। ये सारे नेशनल पार्क असम के अंतर्गत पाए जाते हैं, तो इन नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, ज्ञान मुरायची पांडुलिपि के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। उत्तरी इटली के एक आर्मेनियाई मठ में 18वीं शताब्दी का एक ज्ञान मुरायची नामक ताड़ की पांडुलिपियाँ खोजी गई है। ताड़ की पांडुलिपियाँ खोजी गई है। ये ताड़ की पांडुलिपियाँ क्या होती है, पांडुलिपि क्या होती है, ताड़ की पांडुलिपि क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। पांडुलिपि मतलब कि एक हस्तलिखित लेख, दस्तावेज होता है, एक दस्तावेज होता है जो हाथ से लिखा गया होता है या फिर टाइप किया गया होता है, वो भी हाथ से ही टाइप किया गया लेख होता है। ये कब का है? जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जब प्रिंटिंग की व्यवस्था नहीं थी। जैसे अखबार जो छपाई हो रही है ना, प्रिंटिंग मशीन नहीं थी, जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार नहीं हुआ था, तो उस समय जितने भी साहित्य या ऐतिहासिक ग्रंथ जितने भी थे, या प्राचीन धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथ जो भी थे, उनको पांडुलिपियाँ, जो उसके दस्तावेज थे, उनको हाथ से ही लिखकर या फिर टाइप करके ही उसे रखा जाता था, तो उसे पांडुलिपि बोलते हैं। यह ताड़ की पांडुलिपि क्या है? जो ताड़ के पेड़ होते हैं, ताड़ के वृक्ष होते हैं, उसके पेड़ होते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं, और जो भोज के वृक्ष होते हैं उसके जो पत्ते होते हैं, इन सब पत्रों पर जब वो लेख लिखकर हाथ से रखा जाता था, तो उसे ताड़ पत्र की, यानी ताड़ की पांडुलिपियाँ कहते थे। तो ये पांडुलिपि के बारे में हो गया है। कहाँ मिला है? लोकेशन इटली है, इसे भी याद रखिए दो चीज़ को। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नाभिकीय औषधि के बारे में दिया है। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। नाभिकीय औषधि मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन दिया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका की एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और जो परमाणु
चिकित्सा में रूस का जो ब्रिक्स सहयोग है उसमें अपना समर्थन दिया है। ब्रिक्स के अंतर्गत रूस ने एक जो पहल स्टार्ट किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा कि वो मतलब कि परमाणु मेडिसिन यानी कि नाभिकीय मेडिसिन वो डेवलप करेगा, तो उसमें ब्रिक्स देशों में रसिया सपोर्ट किया है। रसिया के साथ भारत ने भी अपना समर्थन उसे दिया है। तो जानेंगे न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में, न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। तो यह है क्या, बेसिकली जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, जो न्यूक्लियर मेडिसिन है, इसे बनाने के लिए रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत थोड़ी ही मात्रा में रेडियोधर्मी पदार्थ मिलाया जाता है जो न्यूक्लियर मेडिसिन बनाई जाती है। इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? चिकित्सा में रोगों का निदान और उपचार करने के लिए किया जाता है। इसको जब जो रेडियो मेडिसिन होते, न्यूक्लियर मेडिसिन होती है, इसे अगर फार्मास्यूटिकल के रूप में जाने तो इसे रेडियो फार्मास्यूटिकल के रूप में भी जाना जाता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ से मेडिसिन बनाई जाती है इसे रेडियो फार्मास्यूटिकल के रूप में जाना जाता है। इससे फ़ायदा क्या होगा? जो न्यूक्लियर मेडिसिन या नाभिकीय औषधि है, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ में गामा किरणों का उत्सर्जन होता है, तो शरीर के अंदर जैसे ही इस मेडिसिन को हम लेते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर मेडिसिन को लेता है तो उसके शरीर के अंतर्गत अगर रेडियोधर्मी पदार्थ है तो उसकी किरणें जाहिर सी बात है कुछ न कुछ उत्पन्न होंगी ही। तो जब उसके अंदर किसी व्यक्ति के अंदर गामा किरणें का उत्सर्जन होता है थोड़ा ही मात्रा में, तो जो उसके बॉडी के अंदर आर्गन्स होते हैं, जितने भी टिश्यू होते हैं, उनके जो क्लियर पिक्चर बनता है, उनका जो क्लियर पिक्चर बनता है, तो किसी विशेष कैमरे से किसी रोग का इलाज करना है तो उससे हम इसका स्पष्ट छवि यानी स्पष्ट पिक्चर्स ले सकते हैं, ताकि जो शरीर का आंतरिक पार्ट है, आंतरिक अंग है, उसके संरचना के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। और इसके साथ साथ कैंसर, हृदय रोग और हड्डी में जो विकृति आ जाती है, इन सब सारी बीमारियों का आसानी से इलाज उपलब्ध कराया जा सके। तो ये था नाभिकीय औषधि यानी न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में। ये कहाँ विकसित करने की बात चल रही है? दक्षिण अफ्रीका में, जिसका सपोर्ट रूस और भारत ने भी इसका समर्थन अपना दिखाया है उसके साथ। नेक्स्ट बढ़ेंगे IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी। ये चर्चा में क्यों हुई? देखिए पहले फिगर से, ये टेक्नोलॉजी एक प्रकार का व्हीकल है, एक प्रकार का बस व्हीकल है। चर्चा में क्यों हुई? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने के लिए निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनी को बढ़ावा देने के लिए अपना जो IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी है ये ट्रांसफ़र करने की बात की है। एक कंपनी है जिसका नाम है अल्फ़ा। इस कंपनी का नाम है अल्फ़ा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का नाम है अल्फ़ा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसको हाल ही में जो IMS-1 सैटेलाइट है, बस टेक्नोलॉजी सैटेलाइट जो है, ये ट्रांसफ़र किया है। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है, क्योंकि इसरो चाहता है कि जो अंतरिक्ष क्षेत्र है उसमें निजी क्षेत्र, जो निजी उद्योग है या प्राइवेट कंपनी है, उसका भी पार्टिसिपेशन बढ़े। यह हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया है? इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसी के द्वारा किया गया है। इस टेक्निक के बारे में जानेंगे। ये टेक्निक क्या है? जो IMS-1 सैटेलाइट बस तकनीक है, इसके बारे में जानेंगे। यह सैटेलाइट बस अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए पेलोड को ले जाने के लिए, पेलोड मतलब इस पर कुछ उपकरण को ले जाने के लिए इसे विकसित किया गया है। एक प्रकार से कह सकते हैं माइक्रो सैटेलाइट है। यह माइक्रो सैटेलाइट है। अगर इसके वजन की बात करें तो इसका वजन है 100 kg। इसका वजन 100 kg तक है। ये करीब 30 किलोग्राम यानी कि 30 kg तक का पेलोड वजन अपने साथ अंतरिक्ष में ले जा सकता है। जैसे पृथ्वी का इमेज कैप्चर करने के लिए कोई उपकरण ले जाना हो, प्लस अंतरिक्ष विज्ञान में रिमोट सेंसिंग के लिए कार्य करने के लिए कोई भी उपकरण की आवश्यकता हो, तो उसे ले जाने में ये सक्षम है, जो जिसका नाम है IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी। एक प्रकार से यह व्हीकल है। इसमें 330 वोल्ट का बिजली पैदा करने वाला सोलार सिस्टम भी लगा है। इसमें 330 वोल्ट तक का बिजली पैदा करने वाली सौर प्रणाली भी इसमें लगी है, ताकि उसमें जब भी ज़रूरत पड़े सोलर एनर्जी की, ऊर्जा की, तो वो इसे यहाँ से आसानी से मिल सकता है। तो ये था IMS-1 सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी। ये चर्चा में क्यों था इसके बारे में जान लीजिए। निराक्षी दिया है, यह है निराक्षी क्या, इसके बारे में जानेंगे। भारत में खदानों का पता लगाने के लिए एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स इंट्रोड्यूस किया है। ये देखिए फिगर्स में
ये बांसुरी के आकार का है, बेलनाकार का, बांसुरी के आकार का है। इसका नाम है निराक्षी, इसका नाम है निराक्षी। निराक्षी नाम रखा गया है क्या? ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, एक वाहन है, इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका काम क्या होगा? जो समुद्र के अंतर्गत या फिर पानी के अंतर्गत जो भी खदान है उसका पता लगाना, ताकि जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं, धातु हैं, उसकी या गैस फील्ड हो या किसी भी प्रकार का जो भी खनिज पदार्थ है उसकी जानकारी भारत को आसानी से मिल सके। इसे डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इसका नाम भी याद रखिए, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, और एक AEPLs नामक MSME है, मीडियम एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस है, जो स्मॉल लघु उद्योग है उसके द्वारा विकसित किया गया है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2.1 मीटर है, इसकी लंबाई 2.1 मीटर है। अगर इसके वजन की बात करें तो 45 kg तक इसका वजन है। यह खदान का पता लगाने, निपटान करने, पानी के नीचे सर्वे करने के लिए सर्वे करने जैसा विभिन्न कार्य ये आसानी से कर सकता है। इसकी कैपेसिटी की बात करें तो ये 4 घंटे तक कार्य कर सकता है लगातार, 4 आवर्स, यानी 4 घंटे तक लगातार ये कार्य कर सकता है। प्लस उसके बाद पानी के अंदर 300 मीटर की गहराई में, 300 मीटर की गहराई में इसकी कैपेसिटी है, वहाँ तक जा सकता है और 4 घंटे तक सर्वे कर सकता है। इसका महत्व क्या है? महत्व यही है कि जो भारतीय नौसेना है, तटरक्षक सेना है, इनके लिए यह महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। यह था निराक्षी, इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे गैस फील्ड है, अरास डोरा गैस फील्ड है, अरास डोरा गैस फील्ड है। ये चर्चा में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो यह अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। ये किस अपतटीय क्षेत्र में है? यहाँ पर देखिए सऊदी अरेबिया है, प्लस उसके बाद कुवैत है, प्लस यहाँ पर है ईरान। इन तीनों देशों के बीच में इस पर अभी हाल ही में विवाद चल रहा है, विवाद लंबे समय से चल रहा है। तो इस पर ये अपतटीय क्षेत्र में है। अपतटीय क्षेत्र क्या होता है? अगर किसी देश के तट से दूर समुद्र के अंतर्गत, समुद्र के अंदर जाते हैं तो उसे अपतटीय क्षेत्र बोलते हैं। तो अपतटीय क्षेत्र में स्थित है, जिसका नाम है अरास डोरा गैस फील्ड। हाल ही में ये ईरान भी दावा कर रहा था कि ये जो गैस फील्ड है इस पर ईरान का अधिकार है। तो कुवैत और सऊदी अरेबिया ने दोनों मिलकर ईरान के दावे को खारिज कर दिया कि इस पर ईरान का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि ये तीनों देशों का इस पर क्लेम है, तीनों देशों के बीच में ये विवादित क्षेत्र है। इसे ईरान में अरास के नाम से जाना जाता है, जो ड्यूरा है इसे ईरान में अरास के नाम से जाना जाता है। प्लस उसके बाद कुवैत और सऊदी अरबिया में इसे ड्यूरा यानी डोरा के नाम से इसे जानते हैं। इस क्षेत्र पर सऊदी अरब, ईरान और कुवैत का जो विवाद है 1960 के दशक से चला आ रहा है, लगातार 1960 के दशक से चला आ रहा है। कुवैत, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच यह एक न्यूट्रल जोन में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह एक न्यूट्रल जोन है, मतलब किसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये नहीं आ रहा है, क्योंकि अपतटीय क्षेत्र में है तो सागर के अंदर है, अरेबियन गल्फ है। प्लस उसके बाद इसकी खोज 1967 से हुई है, 1967 में इसकी खोज हुई थी। इसका उत्पादन, जो गैस का उत्पादन है 2013 से शुरू हो गया था। गैस का उत्पादन 2013 से शुरू हो गया है। ये प्राकृतिक गैस का उत्पादन करता है। तो ये विवादित एरिया है। किसके किसके बीच में विवाद है? कुवैत, सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। ये देखो जो लाइनिंग वाला क्षेत्र है ना, ये है न्यूट्रल जोन, ये है न्यूट्रल जोन। यहाँ पर स्थित है ड्यूरास। यहाँ पर अरेबियन सागर का तट है। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बने आप इसे कैप्चर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगर मेरी न्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।